Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अनीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन के दुश्मन का अक्सर दोस्त बन जाते हैं और देश की राजनीति में यही हो रहा है, क्योंकि बुधवार को कर्नाटक में सिर्फ कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण नहीं होगा, बल्कि शपथ ग्रहण के बहाने विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। और इस शक्ति प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ चंद्रशेखर राव, मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और जाने कई और बड़े नेता पहुंचने की चर्चा भी है। इनमें से कई एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं, लेकिन सियासत का दौर ऐसा बदला है कि पीएम मोदी से हार का बदला लेने के लिए सबको साथ आना पड़ रहा है। तो क्या वाकई कर्नाटक में 2019 का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? लेकिन अमित शाह ने भी आज कांग्रेस पर जोरदार और बड़ा हमला बोला। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुश्मन भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या मोदी को हरा पाएंगे? आज का आर पार इसी पर। उनके आधे से ज्यादा मिनिस्टर हार गए, उनके मुख्यमंत्री हार गए, इस बात का जश्न मना रहे हैं। सियासत के ये वो चेहरे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर ताल ठोकते थे, लेकिन ये सभी एक साथ कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। यानी एक तरह से कर्नाटक में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन होगा और इसी के पीछे 2019 का फार्मूला छुपा है। अब जरा फार्मूले को समझिए। कर्नाटक में मायावती, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं का दांव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है, लेकिन वहां सरकार बनवाने वाले सूत्रधारों में गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, डी शिव कुमार, एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के साथ ये तीनों भी शामिल थे। और अब ये सब मिलकर 2019 के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हम हमेशा यही वकालत कर रहे हैं कि हर सेक्युलर पार्टी, अपोजिशन पार्टीज सभी मिलके लड़ना चाहिए। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज खुलकर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता का मत पूरी तरह से कांग्रेस जेडीएस के खिलाफ था और जनमत का सम्मान करते हुए ही बीजेपी ने वहां सरकार बनाने का प्रयास किया। मैंडेट के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने जेडीएस का समर्थन किया है। भैया, हम पर तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक गलत आरोप लगा है। इन्होंने तो पूरा अस्तबल बेच खाया है। कांग्रेस ने पूरा का पूरा अपना अस्तबल बेच खाया है। हमारी अपेक्षा ये थी कि आज अमित शाह जी माफ़ी मांगने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकार सम्मेलन करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने किया है उनके दल ने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, वो शर्मसार है। ममता जी कर्नाटक के लोकसभा में कर्नाटक के चुनाव में क्या कर सकती है? अखिलेश जी मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कर सकते हैं? राहुल जी बंगाल के चुनाव में क्या कर सकते हैं? ये सारे लोग हमारे खिलाफ ही थे 2014 में। ये कोई नई बात नहीं है। पुरानी कहावत तो पूर्ण रूप से लागू होती है, पर इनको आदत है बीजेपी को बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की। तो मैं इनको नहीं कह रहा, उदाहरण दे रहा हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या 2019 में भी विपक्ष कर्नाटक वाला फार्मूला अपनाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुश्मन भी मिल जाएंगे, मोदी को हराएंगे। और अब विश्लेषण, जनमत, बहुमत और लोकतंत्र बचाने का विश्लेषण। कोई जनमत बचा रहा है, कोई बहुमत को बचा रहा है और कोई लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहा है। इसी में विश्लेषण सुनिए। बीजेपी के पास कर्नाटक में जनमत, बहुमत कांग्रेस और जेडीएस के पास है। शपथ ग्रहण के बहाने विपक्ष करेगा अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन और बताएगा कि मोदी को वो कैसे हरा पाए। मोदी शाह को देने मात्र 2019 में
में दुश्मन भी आएंगे साथ। आप देखिए कैसे मायावती और अखिलेश साथ आए, कैसे जेडीएस और कांग्रेस साथ आए, ममता और लेफ्ट भी क्या साथ आएंगे। कांग्रेस के लिए लोकतंत्र की लड़ाई या वजूद बचाने की, कांग्रेस के लिए असल में ये लोकतंत्र से ज्यादा अपने वजूद बचाने की लड़ाई है। और आज का आर पार इसी पर है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुधीन भदौरिया साहब हैं। मेरे साथ अजय आलोक है, प्रवक्ता जेडीयू के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और इस देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले चरण सिंह सापरा डिबेट आपसे ओपन करता हूं और दो टूक सवाल पूछता हूं। क्या बीजेपी का गेम ओवर हो गया है जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? और क्या ये माने दुश्मन सब साथ आएंगे तो मोदी और अमित शाह या फिर बीजेपी हार जाएगी? देखिए अमीश जी, गेम तो ओवर होना मतलब ये बिगिनिंग ऑफ द एंड कहते हैं, वो शुरू हो गया है। ये कर्नाटका तो एक झांकी है, असली खेल बाकी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे श्री अमित शाह जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैंने देखी है, उससे देखिए 3-4 बातें स्पष्ट होती है। एक तो वो विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश कर रहे थे, और दूसरी बात उसमें यह है कि स्वाभाविक है उनको बुरा लग रहा होगा, मन को क्षति पहुंची होगी कि सरकार नहीं बना सके हैं, क्योंकि 56 इंच का सीना रखने वाले लोग अगर 55 घंटे में उनकी सरकार गिर जाए तो स्वाभाविक है बुरा तो लगा होगा। अब सवाल यह है कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि हमारी 7 सीटें कम आई बहुमत से, तो मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अब चाची को मूछें नहीं है तो चाचा कैसे कहलाएगी? अब आपने कोशिश भी की नकली मूछें लगाने की, आपने सत्ता बल, धन बल, बाहुबल सभी उपयोग किया, लेकिन आपका जो 5 दिवसीय जो टेस्ट मैच था जो वाजूभाई वाला ने डिक्लेयर किया था, वो 2020 हो गया सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब इनको तभी समझ में आ गई कि ये 2020 में हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ये अगर पहले हथियार डालते तो ये शेख चिल्ली कहलाते, इसलिए इन्होंने फ्लोर टेस्ट पर जाकर के और वहां पर शहादत प्राप्त करने का प्रयास किया। अभी 2019 बाकी है, तो संबित पात्रा कांग्रेस का ऐलान जंग है, मैदान खुला है और कांग्रेस कह रही है कि आइए 2-2 हाथ करिए और देखते हैं कौन जीतता है अब इस मैदान के अंदर। कांग्रेस ने सीधी लाइन ली है कि बीजेपी का गेम ओवर है, और चरण सिंह सापरा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि ये अभी झांकी है, 2019 अभी बाकी है। क्या माना जाए? अमित शाह ने बोला कांग्रेस किस बात का जश्न मना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अमीश भाई, आप और हमने कभी ना कभी अपने जीवन में जनाजा देखा होगा। जब जनाजा देखते हैं तो लोग गमगीन होते हैं और बहुत गम के साथ आगे बढ़ते हैं। जनाजे में नाचते गाते हुए किसी को देखा नहीं होगा, मगर आज कांग्रेस का जनाजा निकल रहा है पॉलिटिकली, और ये जिस प्रकार डांस कर रहे हैं, ताता थैया, कमाल की बात। ये तय कौन करेगा? ये आप तय करेंगे क्या कि जनाजा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? मुझे लगता है 50 सेकंड देने चाहिए आपको, 1.25 मिनट सुना आराम से। गिव हिम 50 सेकंड्स, उसके बाद बहस होगी। ठीक है जी। 2014 में जब से राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 44 सीट पे आके कांग्रेस सिमट गई है, उसी दिन से ये कह रहे हैं ये तो अभी झांकी है, अभी लड़ाई बाकी है। अरे भैया, लड़ाई कब लड़ोगे? 14 राज्यों में से आपका राज्य चला गया, 14 राज्यों में आप कहीं भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी लड़ाई बाकी है। देखते जाओ, लड़ाई बाकी है। और किस बात की खुशी हो रही है? फूलपुर में और गोरखपुर में फिर नाच रहे थे। जनाजा किसका निकला था? 0। इनको जमानत जब्त हुई थी, फिर भी ये नाच रहे थे घुंघरू पहन के कि देखो देखो कितना बढ़िया हो गया, कमाल हो गया। देखिए, और उसी प्रकार कर्नाटका में 122 सीट से ये खिसक के आके 77 पर पहुंचे हैं। 250% का डेप्रिसिएशन है। 250% डेप्रिसिएशन के बाद भी बोल रहे हैं। ठीक है, अरे क्यों इतने परेशान हो रहे हैं भैया? इतने परेशान मत होना चाहिए। आप जनाजे में नाच नहीं आइए ना। और ये क्या बोल रहे थे? बहुमत, ये जनाजा भी ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या? ये भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, यानी राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी। तो अमीश भाई, आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार येडियुरप्पा और आपके एमएलए जितने भी थे वो राष्ट्रगीत होने के पहले निकल के चले गए। आप राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते हैं भाई,
जरा शर्म करिए, थोड़ी सी शर्म करिए, सबसे ज्यादा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने? हम तो शर्म कर लेते हैं, आप बेशर्म हैं इतने कि आप आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, चुनाव हारने के बाद भी नाच रहे हैं। आज अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी माफी मांगने की। देश से माफी मांगिए कि आपने राष्ट्रगीत शुरू होने से पहले आप हाउस से निकल गए हैं। बदतमीज प्रवक्ता तो मैं आ सकता हूं। आप माफी नहीं मांगते हो। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आज अमित शाह जी ने माफी मांगनी चाहिए थी। ये जो लड़ाई हुई है ना, ये षड्यंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र की लड़ाई हुई है। पूरी बदतमीजी कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शाह और शहंशाह की तानाशाही के खिलाफ लोकशाही की विजय हुई है। ये भी याद रखिए, तानाशाही के खिलाफ लोकशाही की विजय हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक है कि आप तिलमिलाएंगे, आप बड़बड़ाएंगे, आप कुछ न कुछ ऐसी बातें करेंगे। मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को कि आपका ये स्वरूप नजर आएगा, तो हम वो स्वरूप हम भी देख रहे हैं और सारा देश ये स्वरूप देख रहा है। ठीक है, ओके ना, स्वरूप जो है। चरण सिंह साहब, आपने कई सारे अटैक कर लिए। तिलमिला रही है बीजेपी, घबरा रही है, गेम ओवर हो गई है और झांकी है, अभी बाकी सब चीजें बाकी है। लेकिन लोकतंत्र पे मुझे ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस हार जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब आपकी सरकार उधर बन रही है, गठबंधन के साथ ही बन रही है, तो लोकतंत्र सुरक्षित है। ये मुझे लगता है दोहरे मापदंड है। संबित पात्रा, 30 सेकंड का रिबटल, 30 सेकंड का रिबटल, देन सुदीन भदौरिया, 30 सेकंड रिबटल। संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, चुनाव के दौरान यहां जितने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों ने ऑब्जर्व किया। आप तो ग्राउंड पे भी गए थे, मैं भी ग्राउंड पे मौजूद था। वहां जेडीएस सुबह उठकर कांग्रेस को कोसना शुरू करती थी, कांग्रेस सुबह उठकर जेडीएस को कोसना शुरू करती थी। 12 तारीख तक कोसते रहे। 15 तारीख को दोपहर 12 बजे तक एक दूसरे को कोस रहे थे। अचानक नहीं, अमीश भाई बदतमीज प्रवक्ता बोलते रहेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। चरण सिंह साहब, आपको पूरी स्पेस मिली है, आपको पूरा समय मिला, आपको पूरी स्पेस मिली है। आप 50 सेकंड 30 सेकंड में भी बोलेंगे जाता रहेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। भाई अमीश जी, आपके दर्शकों को पुरानी बातें सुना रही है, इनको बोलिए कुछ, इनको बोलिए कुछ नया। ठीक है सर, वो मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि कुछ नई बातें भी सुना दे। लेकिन क्या संबित पात्रा, चलिए अब जो कर्नाटक में हो गया। कर्नाटक में बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए एक साथ आ गए, वो इनको पॉलिटिकल राइट था। होल्ड ऑन संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। संबित पात्रा एंड सुदीन भदौरिया ऑन स्क्रीन, संबित पात्रा एंड सुदीन भदौरिया ऑन स्क्रीन। होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। चरण सिंह साहब होल्ड ऑन, चरण सिंह साहब होल्ड ऑन। संबित पात्रा, आप देखिए, पुरानी बातें आप कह सकते हैं, गठबंधन हो गया, इन्होंने आप सत्ता में ना आए, मैंडेट आपको मिला 104 सीटों का, लेकिन उसके बावजूद आपने सरकार नहीं बनाई, आप सत्ता विहीन रहे। इसके लिए इन दोनों ने ऑपर्चुनिज्म का गठबंधन करा, जो आपका आरोप है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या ये 2019 की झांकी नहीं है? बताइए। मैं जवाब देता हूं। परेशान नहीं है प्रवक्ता, ये क्या हो रहा है इस समय? जो मैं विषय रख रहा था वो पूरा कर लूं, फिर आपका जवाब भी देता हूं। याद करिए, 12 तारीख तक एक दूसरे को कांग्रेस और जेडीएस गाली दे रही थी और 15 तारीख के 12 बजे तक भी एक दूसरे को गाली दे रही थी कि सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो जेडीएस कह रही थी कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही थी जेडीएस। ये तो हो गया ना, पुरानी बात हो गई। 3 बजे जैसे ही 3 बजे संख्या जैसे ही आ गई, नहीं, ये लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में बीजेपी के कारण है, कांग्रेस के कारण नहीं है, जेडीएस कह रही है। और कांग्रेस कह रही नहीं, जेडीएस तो बिल्कुल ठीक है, ये लोकतंत्र बचाने निकले हैं। अरे अपने अपने घर को बचाने निकले हैं, अपने अपने दामन को बचाने निकले हैं। इन लोगों को, ये जो परिवारों की पार्टी है ना, गांधी परिवार को लगता था कि ये देश उनकी बपौती है, दिस कंट्री इज देयर प्रॉपर्टी, और कोई उस पर। और दूसरी बड़ी बात याद रखिए, कर्नाटक में यह मारपिटाई क्यों है? ये पैसे की सरकार है। कैसे पैसे, मोटा माल कैसे कमाना है। गांधी परिवार, देखिए हर जगह से इनका सत्ता समाप्त हो रहा है। एक ही जगह एटीएम मशीन थी कर्नाटका। गांधी परिवार का घर कैसे चलेगा? अगर यहां से मोटा माल गांधी परिवार के पास नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र की हत्या हो जाए। ठीक है, तो मायावती भी इसीलिए कूद रही है, ममता बनर्जी भी कूद रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं रुक करता हूं सुदीन भदौरिया का। भदौरिया साहब, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, मैं आपसे रुक करता हूं, आपका रुक करता हूं। जो कांग्रेस लाइन दे रही है, कर्नाटका झांकी है, 2019 अभी बाकी है और बीजेपी का गेम ओवर हो गया है। क्या आपको लगता है दुश्मन भी साथ मिल जाएंगे तो मोदी को हरा पाएंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने मापदंड और दूसरों के लिए मापदंड और। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के खिलाफ पानी पी के गाली दे रही थी,
पीडीपी इनको पानी पी पी के गाली दे रही थी और कह रही थी कि मर जाएंगे पर हम एक नहीं होंगे। वहां पर जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा साफ तौर पर कि हम आतंकवादियों की मदद से हमने चुनाव कराया और हम मुख्यमंत्री बने। उनके साथ तो ये गलमैयां कर रहे हैं। देश की पुरानी आप इतिहास को उठा के देखिए, पिछले 30 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को रोकने के लिए उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का समर्थन किया, सरकार बनवाई। जब मंडल आयोग पर इनको लगा कि अब हमारा सफाया होने जा रहा है तो ये अलग हो गए। फिर यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जबकि ये सबसे बड़े पार्टी थी, नरसिम्हा राव के समय इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने फिर उस समय देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो देखिए, राजनीति में लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो लोग ज्यादा संसद जीत के आते हैं सरकार उनकी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार देश उठ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कलाबाजी करे, कितनी भी, लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी मेरा एक सवाल आपसे बनता है, नहीं बनेगी। ठीक है, मोदी जी को और अमित शाह जी को गुजरात वापस बैरंग लौटना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके, समझ पाता। मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष को गुजरात वापस जाना पड़ेगा, लोकतंत्र तभी बचेगा। देखिए अमीश भदौरिया साहब की ये लाइन, अमीश भाई इन लोगों को पैसा खाने का मिल नहीं रहा है। मायावती जी नोटों का हार पहन नहीं पा रही है। उनके भाई आनंद सिंह जो करोड़ों खरबों रुपए लेके बैठे हुए थे वो लूट बंद हो मिल रहा है ना। गांधी परिवार का लूट बंद हो गया। उनको 40 सेकंड तो बोलने देंगे सर। आपको तो खूब नोट खा रहे हैं ना आप, तो आप खुश रहिए। आपने तो 100 करोड़ रुपए में विधानसभा के सदस्यों को खरीदने की कोशिश करी, वो भी नहीं कर पाए आप। देखिए अमीश भाई, इसी से मालूम पड़ता है ना कि कितने घृणा करते हैं ये लोग, मोदी जी से कितना घृणा करते हैं ये लोग। मैं तो शांति से इनको सुन रहा था, ये कितनी जोर जोर चिल्ला रहे हैं बताइए। दलित को मार 80 साल के हो गए हमारे भदौरिया साहब, फिर भी इतने चिल्ला रहे हैं। अरे भदौरिया साहब, 80 साल में ऐसे चिल्लाया तो मत करिए, थोड़ा सा हेल्थ पे असर पड़ेगा। अरे भदौरिया साहब 80 इयर्स में ऐसे नहीं चिल्लाते हैं भदौरिया साहब। हार्ट पे अरे भाई, अरे भदौरिया साहब 80 साल पे हार्ट पे जोर पड़ता है, शांति से। भदौरिया साहब आप मेरे बड़े हैं सर। अरे कोई पानी पिलाओ रे भदौरिया, कोई घर में है पानी पिलाओ भदौरिया साहब को। क्यों है पानी नहीं दिखाई देगी पानी? हाँ, इस बार देश में कोई नहीं है। ठीक है सर, कोई नहीं सर, आप हमारी जवानी की चिंता मत करो। पानी पिलाइए। अरे 80 साल में भदौरिया साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है भदौरिया? टॉन्सिल बाहर निकल के गिर जाएगा। अरे 19 का चुनाव जब आएगा देखा जाएगा, आपका टॉन्सिल बाहर निकल जाएगा। अरे कम चिल्लाइए भदौरिया साहब। मेरी तरफ से पानी का गिलास है, प्लीज। हाँ, पूरा गिलास सब लूंगा, आपका टॉन्सिल बाहर निकल जाएगा। शांति से भदौरिया साहब, शांति। सर पे डालिए भदौरिया साहब, सर पे डालिए पानी हो जाएगा। मैं आपके लिए बड़ी चिंता है मुझे। ठीक है शांति। मुझे आपकी भी चिंता है, अमित शाह जी की, और सबकी चिंता है। आप लोगों को बीपी ना हो जाए। पानी आपका गिलास आपके लिए रखा हुआ है मैंने। ठीक है अमीश भाई, देख रहे हैं ये कितना घृणा करते हैं हमसे। इनका पैसा क्या बंद हो गया, इनका भ्रष्टाचार क्या बंद हो गया, ये सुबह से उठ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमारा पैसा, हमारा भ्रष्टाचार। अरे पैसा आ रहा था, क्यों बंद कर दिया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए अमीश भाई, ये लोग 2014 में भी हमारे साथ नहीं थे, ये कभी भी हमारे साथ नहीं होंगे। ये परिवारवादी पार्टी, तुष्टिकरण वाली पार्टी, जातिवादी पार्टी, भ्रष्टाचारी लोग, इनके खिलाफ जो मुहिम 2014 में मोदी जी ने छेड़ा है ना, उसका आप तिलमिलाहट देख रहे। कौन कह रहा था? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आनंद शर्मा ने बोला ये। अरे हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो 2014 से अब तक तो इन्होंने इतना खंबा नोचा होगा, ना रही होगी बिल्ली, ना रहा होगा खंबा भी नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं होगा। इतने चुनाव हार चुके हैं, फिर भी ये है कि जाके खंबा नोच ही नहीं रहे। किसी भी कीमत पे सत्ता पे आना है, क्योंकि ये देश हमारी बपौती है। दूसरी बड़ी बात, मैंडेट की बात करते हैं। 6 इलाके होते हैं कर्नाटक में। आप देख लीजिए, मुंबई कर्नाटक हो जाए, हैदराबाद कर्नाटक हो जाए, बेंगलुरु कर्नाटक हो जाए, मैसूरू कर्नाटक हो जाए, ऐसे 6 इलाके हैं। फॉरेस्ट एरिया है। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हर क्षेत्र में मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके बावजूद आप देखिए इनको कि हम जीते हैं।
38 से आपको 36% वोट मिला, परसेंटेज लोकसभा अच्छा, से गिर गया मायावती नीचे, जी को और 51% फिर भी मिला है। यश गान कर रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ जाएगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ जाएगा, लेकिन अजय आलोक को मैं डिबेट में लेके आना चाहता हूं। अजय आलोक, क्या आपको लगता है, जैसा कांग्रेस कह रही है, जैसा बीएसपी कह रही है, जैसा आरजेडी कह रही है कि अब सब साथ आएंगे तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ये आनंद शर्मा कह रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं विधायकों को कब्जे में रखा, अगर बाहर रहते तो पता लगता सरकार किसकी बनती। देखिए, साथ आने की बात पे तो बस मैं इतना कहूंगा, भदौरिया साहब बैठे हुए हैं, जिस दिन कर्नाटका का रिजल्ट आया था, बहन जी ने कुमारस्वामी को फोन करके बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी को फोन नहीं किया। ममता बनर्जी ने कुमारस्वामी को फोन किया, साथ में ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस इनको साथ लड़ना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी से बात नहीं की। अखिलेश यादव और बहन जी की बात होती है कि बहन जी जाएंगी प्रधानमंत्री बनके और भतीजा बनेगा मुख्यमंत्री। तो जहाँ पे इतनी यूनिटी है इन लोग में, इतनी एकता है इन लोग में, और कोई एजेंडा है नहीं, एक ही एजेंडा है, बिहार में नीतीश को गाली दो, सेंटर में मोदी को गाली दो, और कोई एजेंडा है नहीं। तो देश ये देख चुका है कि कितना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बनने दीजिए, ऐसा कुनबा हमेशा चुनाव के पहले बनते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक का क्या मैंडेट है ये सबको पता है जी। उसके बावजूद 122 से 78 पे आने पे भी जश्न मनाना है तो मनाइए, कौन रोक सकता है। ठीक है, इतने दिन गिर गए कांग्रेस के कि 38 सदस्यीय वाली को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, 2.5 राज्यों में सिमट के रह गए हैं, इनकी हैसियत तो इतनी रह गई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शेष नारायण सिंह, राजनीति में देयर इज नेवर अ गेम ओवर फॉर एनीवन। कांग्रेस इज सेइंग गेम ओवर फॉर बीजेपी, और ये कर्नाटका झांकी है, देश अभी बाकी है। क्या आपको लगता है एक फॉर्मूला मिला है या फिर एक फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश है? नारों से थोड़े तय होता है। देखो, बीजेपी की चिंता इसलिए है कि साउथ कर्नाटका जहां कमजोर थे, हम लोग थे वहां, हमने देखा हासन और ये सारे जिलों में, उन्होंने एक प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग के तहत अपने वो ट्रांसफर किए थे इनको, कि इनको हमें शायद जरूरत पड़े तो हमारे साथ आएंगे, और वो चले गए उनके साथ। तो सारी जो बीजेपी की चिंता इसलिए है कि तुमको हमने जितवाया, वरना जितनी सीटें उनकी आई आप देख के आए हूँ, उतनी की उम्मीद तो थी नहीं। वो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग की उन्होंने कि जहाँ हम कमजोर, हम जीत तो नहीं रहे, हम अपने वो ट्रांसफर करते हैं। और बीएसपी और जेडीएस गठबंधन, क्या कांग्रेस ने बीजेपी से बड़ी पॉलिटिकल गेम खेली? क्या सवाल बड़ा बेसिक पूछा। नहीं, तो कांग्रेस ने, भाई जाहिर है उन्होंने सरकार बना ली जी, और वो आमतौर पे जैसे कम नंबर रहने पे सरकारें इन्होंने बनाई थी, गोवा में भी और मणिपुर में भी, यहाँ उन्होंने बना ली। वो सब गेम उनका सब्जेक्ट है, हमारा नहीं। सुपर डुपर एडिशन में इस दौर में शुरुआत करता हूँ शेष नारायण सिंह से। मेरे साथ संबित पात्रा भी है, मेरे साथ सुधीन भदौरिया भी है, चरण सिंह सापरा भी है, अजय आलोक भी है। शेष नारायण सिंह, मैं क्विकली आपसे एक पॉइंट जानना चाहता हूं। ये जो मोदी वर्सेस ऑल की तैयारी है, ये 2014 में भी हमने देखी थी, लेकिन इस दौर में ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई हो गई है। ये लोकतंत्र बचाना है या अपनी पार्टी को बचाना है? नहीं, वो अपनी पार्टी को बचाना है। लोकतंत्र बचाने के लिए नारा कुछ भी दें, उससे कौन फर्क पड़ने वाला है। लेकिन असली खेल जो चिंता बीजेपी को होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अलग अलग जगहों पे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रीजनल पार्टी ग्रुप में ऑपरेट करेगी, लेकिन वहां पे मायावती जी का फुल सपोर्ट लेंगे, वो चाहे जितनी सीट मांगे देने को तैयार हैं। तो ये जो स्थिति है, इससे बीजेपी को चिंता होगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आपको लगता है रीजनल पार्टी जैसी हो गई? अब तो क्या मतलब, अब मायावती जी टर्म डिक्टेट करेंगी। और एक बात बता दूं, मायावती जी जिसके अगर कांग्रेस के साथ मिलती हैं तो बीजेपी के लिए, संबित पात्रा से आप पूछ लो, मुश्किल बहुत आ जाएगी। ठीक है, मैं आप सीधा रुख करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबित पात्रा अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, अजय आलोक कह रहे हैं अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। अजय आलोक, मैं आपसे एक 30 सेकंड में जवाब जानना चाहूंगा और उसके बाद मैं संबित आपके पास भी आता हूं। अजय आलोक, 2 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय। क्या आपको लगता है, एक तरफ से तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं, एक तरफ से अखिलेश यादव, मायावती, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पूरी घेरने की कोशिश है ये, और नारा दिया जा रहा है लोकतंत्र को बचाना है? क्योंकि आज अमित शाह ने एक एक करके 1959 से लेकर 2009 तक क्या कुछ कारगुजारी रही है कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र बचाने को लेकर, वो दिखाया। देखिए अमीर जी, आपके पैनल पे आज जो आपने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को बैठाया है, यही संदेश देता है ना कि लड़ाई कैसी होगी। आपने माँ बेटे को बैठाया है, भाई बहन कोई पार्टी को बैठाया है, और भारतीय जनता पार्टी से संवित और जनता दल यू से हमें बैठाया है। तो लड़ाई तो यहाँ होगी। जहाँ तक रही लोकतंत्र बचाने की बात, तो लोकतंत्र नहीं, परिवार बचाने की लड़ाई होगी नंबर 1। ठीक है। कर्नाटका का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे के गया है इस देश को। मैं बताया तो 2 मिनट 10 सेकेंड और लूंगा।
इसके 5 संदेश हैं मुख्य रूप से। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल होकर सरकार नहीं बना सकी, छोड़िए, लेकिन सबसे अच्छा संदेश क्या गया कि देश में जो इमरजेंसी के हालात बन रहे थे, अब लोकतंत्र स्थापित हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो अभी तक निष्पक्ष नहीं था, सुप्रीम कोर्ट भी अब निष्पक्ष हो गया। जी जी, ईवीएम ठीक हो गया और राहुल गांधी टीवी पे आके बोलने लगे। हारने के बाद जो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, अब टीवी पे आके बोलने लगे। चुनाव लड़े थे। इतना बड़ा संदेश कर्नाटक की जनता ने दिया। लालू प्रसाद की गोद में बैठ के क्यों चुनाव लड़े थे? अरे भदौरिया साहब आराम से, भदौरिया साहब आराम से। अभी बहन जी ने क्यों नहीं राहुल गांधी को बधाई दे दी? नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी को बहन जी ने बधाई क्यों नहीं दी? पहले ये बताइए ना, राहुल गांधी को बहन जी ने बधाई क्यों नहीं दी? अरे बधाई देते, आप ही दे देते। आप ललित बहन जी, अच्छा दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मिलकर आपने 3 बार यूपी में सरकार बनाई और लालजी टंडन को राखी बांधी थी बहन जी, तब बीजेपी बड़ी अच्छी थी, आज बीजेपी बड़ी खराब हो गई है। बैठ के चुनाव लड़ते हैं। लालजी टंडन को जब राखी बांधती थी बहन जी, तब भाजपा बहुत अच्छी थी। साथ मिलकर जब बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, तो भाजपा बहुत अच्छी थी, और आज भाजपा बड़ी विखंडित करने वाली पार्टी हो गई है। अरे ये बात सही है, ये बात सही है। पैसे आने बंद हो गए ना, अभी थोड़ा दिक्कत है। समित ने ठीक बोला है, थाली खींच ली, पैसे आने बंद हो गए। आजकल मैंने सुना कि कोऑर्डिनेटर लोग यूपी में आजकल 80-80 लाख रुपए नहीं दे रहे। अरे भाई नरेंद्र मोदी आजकल रेट कम हो गया जिलाध्यक्षों का भी बसपा का। अब सिद्धांत मत 1-1.5 करोड़ का रेट शायद आजकल कम हो गया यूपी में। देश ने देख लिया है, तुम्हारा सेकुलरवाद देश ने देख लिया है। मंडल इंचार्ज आजकल लगता है पैसे देने कम कर दिए बहन जी को। सेकुलरवाद का हटाओ, टिकट की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। नहीं अजय लोग इसीलिए परेशानी हो रही है ना, आपको पता चल जाएगा इस बार। आपकी सरकार बड़े बड़े दावे हैं, ये बड़े बड़े दावे हैं। मैं पढ़ रहा था, पिला देगी। मैं केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, साल 1959 था, बहुमत के बावजूद लेफ्ट की नंबूद्री पाक सरकार को बर्खास्त किया गया। इंदिरा सरकार ने 1967 में को पश्चिम बंगाल जी उसके अलावा केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1984 में क्या हुआ, राजीव की सरकार में 1989 में क्या हुआ। लेकिन ये तमाम चीजों की दुहाई देकर क्या आपको लगता है कि आप लोकतंत्र को बचा लेंगे, जो आप पे बार बार आरोप लग रहा है? हालांकि लोकतंत्र अब थोड़ा मजबूत हो गया कर्नाटक में, क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनी है। हॉर्स ट्रेडिंग के भी काफी सारे आरोप लगे। अमीश भाई, मैं इतने पीछे नहीं जाता हूं। आपने कहा वो पुराने एग्जाम्पल मत दो। ये अलग बात है कि 88 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने इस देश में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, मगर मैं आपको हाल फिलहाल का एग्जाम्पल देता हूं। जो लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, सेफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बंगाल में 22 लोग मारे गए जब पंचायती राज चुनाव हो रहा था। उसमें 5 या 6 दलित बंधु थे जो मारे गए पंचायती राज चुनाव में। आज एक फोटो अखबार में छपा है जिसमें एक महिला, उसको जूतों का हार पहनाकर 300 बार कान पकड़कर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर के सामने उठक बैठक करवाया। एक निर्वाचन अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर से खींचकर बाहर निकाले और उसके बाद रेल के पटरी पर उसे बांधा। रेल उसके ऊपर चढ़ गई, क्षत विक्षत उसके बॉडी पार्ट पड़े हुए हैं। हम सब ने वो फोटो देखे। वहां तो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए ना, वहां तो डिडिक्रेसी चाहिए। दीदी की डेमोक्रेसी, डिडिक्रेसी। और यहां पर डेमोक्रेसी खतरे में है। अरे अमीश भाई, आप भोले भाले व्यक्ति हो, आपको लगता है ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ रहे हैं? अरे अपने सत्ता की लौलुपता के कारण कुछ भी करेंगे, मगर ये जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी जाए भाड़ में। इनका ये कहावत है, ये डेमोक्रेसी में काम नहीं कर सकते हैं। जब डेमोक्रेसी काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताते हैं कि शहंशाह की तरह सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, इंपीचमेंट कर देना है। बताइए, आप क्या ऋषिकेश और हरिद्वार में सत्संग करने का चुनाव लड़ रहे हो क्या? आप क्या ऋषिकेश और हरिद्वार में सत्संग करने का चुनाव लड़ रहे हो? भदौरिया जी, 80 साल की उम्र में इतने जोर से मत चिल्लाइए, आराम से बोलिए। अच्छा, ये चुनाव लड़ते हैं सत्संग करने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ते हैं पैसे के लिए, ये चुनाव लड़ते हैं सत्संग करने के लिए। ऋषिकेश और हरिद्वार 80 साल के नहीं है, आप गलत बयानी मत करो। सब बैठिए। सुधीर भदौरिया मेरी उम्र के हैं। इनकी जवानी जो है 80 के नहीं है। जब प्रकाश नारायण को कहते थे हमारे साथ 20 साल के हमारे साथ हम लोग साथ पढ़े हैं यार। बारे में बता रहे हैं। इनकी मानसिक उम्र यही है, इनकी मानसिक उम्र यही है। असल में शेष नारायण जी, अगर मानसिक उम्र 80 की है तो बहुत अच्छी बात है, क्या बुराई है? ये अपने आरएसएस के सबसे कब्जे में है कि ये अपने निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, सबसे मैच्योर हूं, चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक बार पूछिए इनसे, बंगाल की डेमोक्रेसी। नहीं अमीश भाई, एक बार इनसे पूछिए, बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं? उमर सॉरी डिस्क्लोज करने के लिए 66 साल के हैं सुदीन भदौरिया, एक उम्र डिस्क्लोज करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये इनसे पूछिए बंगाल में डेमोक्रेसी खतरे बिल्कुल में है कि नहीं? आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है। चरण सिंह सापरा, ये बड़ा सवाल आपके लिए है, डेमोक्रेसी बचानी है या अपनी पार्टी को बचाना है या गांधी परिवार को बचाना है, निर्णय आप करें, क्योंकि डेमोक्रेसी बचाने से ज्यादा कांग्रेस और गांधी परिवार को बचाने की लड़ाई है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको डेमोक्रेसी की इतनी चिंता है, पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी को तार तार कर दिया गया। बीजेपी के एक कैंडिडेट के परिवार की एक महिला का रेप होता है और कोई आवाज नहीं खड़ा करता इस देश के अंदर। क्यों? डेमोक्रेसी के पश्चिम बंगाल में तेल लेने चली जाती है क्या? और सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं डेमोक्रेसी को बचाने की, ये क्यों? कर्नाटक में आपकी सरकार नहीं बनेगी तो डेमोक्रेसी खतरे में, और पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी बिल्कुल सही। आपके कार्यकर्ता को भी मारा गया है वहां पर, अधीर रंजन चौधरी रो रहे थे उस दिन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसे है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये बताएं कि रोहित वेमुला ने जब सुसाइड किया तब डेमोक्रेसी कहां थी? जब सहारनपुर में पीटा गया, तब वहां पर दलितों को पीटा गया, तब डेमोक्रेसी कहां थी? आप बताइए, जो इतने सारे अत्याचार हो रहे देश के अंदर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अकलियत पे अत्याचार हो रहा है, अखलाक को घसीट के मारा गया, जुनैद को घसीट के मारा गया, पेलू खान को घसीट के मारा गया, तो उनका तब डेमोक्रेसी इनकी कहां है? डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटका में देखा है, आज कर्नाटका में स्लोगन बदल गया है। इनका स्लोगन हो गया, अब की बार 2.5 दिन की सरकार। धज्जियां इन्होंने उड़ाई है, इन्होंने कोशिश किया है किडनैपिंग का, इन्होंने कोशिश किया है खरीद फरोख्त करने का, इन्होंने कोशिश किया है आईटी और ईडी का इन्होंने रेट डलवाने की कोशिश की है। और ये बात करते डेमोक्रेसी की। ठीक है, अमित शाह तो कुछ भी बोलेंगे, अमित शाह बौखला गए हैं, अमित शाह बौखला गए, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अस्तबल खरीदा है, खरीदने तो ये चले थे, जब इनकी दुकान बंद हो गई तब ये बोलते हैं कि अस्तबल खरीदने गए। अरे आपके बोलने पे आज जनता विश्वास नहीं कर रही है, जनता विश्वास नहीं कर रही है। आपकी दुकान बंद हो गई, आपकी दुकान में सामान नहीं है अभी बेचने के लिए। ओके, यानी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की दुकान बंद हो गई है। बताइए, सब पात्रा, दुकान खोल के बैठे थे क्या आप लोग? चलिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, अगर इतने सारे राज्यों में 21 राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, फिर भी हमारी दुकान बंद हो गई, फिर भी अमित शाह जी अरे अभी बचा लीजिए, सारे राज्यों गोवा और मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। गोवा मणिपुर में देखिए ओके, नो कांग्रेस चैलेंजेस, और मणिपुर ओके, नो कांग्रेस चैलेंजेस ऑन माय डिबेट, गोवा और मणिपुर, ओके, कांग्रेस चैलेंज कर रही है गोवा और मणिपुर को मेरे डिबेट के अंदर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, समित पात्रा, देश बदलने के साथ साथ गोवा और मणिपुर भी बदल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठिए। अब देखिए, अगर हम बौखला रहे हैं सारे जगह जीतने के बाद, 104 सीट में हम बौखला गए, 77 सीट में ये बौखला नहीं रहे हैं। 21 राज्यों में हम सरकार में आके हम बौखला गए, ये 44 सीट्स पाके बौखला नहीं रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं ऐसी इसी तरह हम बौखलाते रहे और ये बिल्कुल शांत रहे, इसी प्रकार की मोरल विक्ट्री होती रहे। आपके अभी स्लोगन बदली हो रहे सब जगह में, से ही मालूम पड़ रहा है मेरे भाई। अच्छा, समित पात्रा, इस सवाल का जवाब क्या है? समित पात्रा छोड़ो पढ़ाई, समित पात्रा की चरण सिंह साहब आपने बड़ी पॉइंट रखा। समित पात्रा, यहाँ पर 2 चीजें हैं। समित पात्रा, एक तो कांग्रेस ने बड़ा दोटूक बोला, आप गोवा और मणिपुर को अब संभालो, हमारी कूच, हमारी तैयारी वहां की है। दूसरा, कांग्रेस बार बार एक आरोप लगा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग। आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात बोली कि अस्तबल इन्होंने बेचा और हॉर्स ट्रेडिंग हम कर रहे थे, सरकार भी हमारी चली गई। देखिए, जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है अमीश भाई, अगर हमने खरीद फरोख्त किया होता तो जो नतीजे आए फ्लोर टेस्ट में, वो ऑफकोर्स नतीजे नहीं आते। और जहां तक अस्तबल ट्रेडिंग अर्थात स्टेबल ट्रेडिंग का विषय है, ये तो खुद राहुल गांधी जी, मैं पूरा एक कागज लेके बैठा हूं कि राहुल गांधी जी जेडीएस के खिलाफ क्या क्या कहते थे। वो तो जेडीएस को जेडीएस से संघ बोलते थे। कह सकते कांग्रेस ने आपको मौका नहीं दिया, कांग्रेस ने अपने अपने सब विधायकों को अपने पास रखा, आपको मौका नहीं मिला। जेडीएस ने इनके साथ धोखा तो नहीं, क्या कहा अमित जी ने? अमित जी ने कहा कि जिस प्रकार से इनको बंदी, हाँ,
जिस प्रकार से इनको बंदी बना के रखा गया रिसोर्ट के अंदर, अगर यही विधायक अपने जनपद पर जाते, यही विधायक अपने विधानसभा में जाते, तो जनता इनको बताती कि अरे आप तो इनके खिलाफ लड़के आए थे, आप उनके परिवारों को धमकाते, हम लूट के ले जाते, वो उनके परिवारों को धमकाते, वो तो आपके लिए वो तो झूठा पकड़ा गया। जी वो तो आपके विधायक ने खुद आके कहा है, शिवराम हेब्बार ने, कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, शिवराम हेब्बार ने कहा ना कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये तो शिवराम हेब्बार ने जो आवाज मेरी धर्मपत्नी की बताई जा रही थी, वो मेरी धर्मपत्नी की आवाज है नहीं। कांग्रेस के लिए वो एक बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, जो कांग्रेस खरीद फरोख्त का एक बड़ा आरोप लगा रही थी। लेकिन कौन कौन सूत्रधार रहे कांग्रेस की ओर से इस सरकार को बनाने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें डीके शिव कुमार, केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया खुद, जिन्होंने अपना पद छोड़ा, गठबंधन के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी, रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने मीडिया को बढ़िया ढंग से मैनेज करने की कोशिश करी, यानी अपना पक्ष मजबूती से रखा। और इसी बीच अभय चौटाला ने एक बयान दिया है कि मायावती तीसरे फ्रंट को लीड करे और वो पीएम बने, तो यानी दुश्मन साथ मिल भी जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना सबका होगा अपना अपना। मैं आपका रुख करता हूं, सुधीन भदौरिया, ये ऑफर कैसा लगा आपको? सुधीन भदौरिया, ये भी ऑफर ठीक है। और पर मैं ये बतला दूं कि आपकी बहस में, देखिए आपकी बहस में एक विषय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया, और वो था कि अब हम देख रहे हैं कि ये मोदी जी को ही रिटायर कर देना चाहते हैं, जिस तरह से मोदी जी ने रिटायर कर दिया अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को, और उन्होंने यशवंत सिन्हा को। अब लग रहा है कि संबित पात्रा मोदी जी को रिटायर, क्योंकि ये उम्र बहुत देख रहे हैं लोगों की, उन्होंने उम्र के लिहाज से उनको रिटायर किया। इतनी जल्दी इनको सन्नपात अरे आपको पितामह बोल रहे हैं, उसमें भी आप नाराज हो जा रहे हैं। ये बता दीजिए, अच्छा अभय चौटाला का ऑफर कबूल है? भाई आपने बोला ऑफर अच्छा है। अच्छा ये बताइए, मायावती भी प्रधानमंत्री की रेस में है, दुश्मन भी साथ मिल जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना अपना अपना हो रही है इन पर। प्रधानमंत्री का सपना अपना अपना। देखिए, प्रधानमंत्री जिसको जनता चाहेगी, जिसको संसद चाहेगी, हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बने। देश चाहता है, पर बनेगा वही जिसके पास सांसद होंगे और जिसके पास पूरी ताकत होगी संसद में। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा, जवाब संबित पात्रा, ये अभय चौटाला के बयान पर आप क्या कहते हैं? परसों जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है कर्नाटका में, तो वहां 13 भावी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने तो कह ही दिया था कर्नाटक के चुनाव के समय कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब मायावती जी ने कह दिया है कि मैं बनूंगी। और वो बेचारे तेजस्वी यादव को रिटायर करना तय कर लिया है क्या? नहीं, ये तो बताइए संबित पात्रा जी, आपने एक बड़ी खुलासा किया इस बहस में कि आपने मोदी जी को रिटायर करना तय किया है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने बड़ा खुलासा किया आज आपकी बहस से? सर आप नाराज हो रहे हैं कि मैंने आपको पितामह बोला, तो मैं आपको 40 सेकंड दे रही हूं। हैरान हूं कि आप जो अभी से मोदी जी को रिटायर कर देना चाहते हैं। ठीक, आप मोदी जी हैं क्या? आपको 80 साल का बोला तो आप मोदी जी क्यों बने हुए हैं? मुझे अच्छा लगा कि आप मोदी जी से इतना प्यार करते हैं और अपने आप को मोदी जी जैसा देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात की। मुझे खुशी बात है, मुझे खुशी इस बात की है कि आप अपने आप में मोदी जी को देखते हो। चलिए ठीक है, अब मैं विषय पे आ जाऊं। करना चाहते हैं मोदी जी को, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं विषय पे आ जाऊं। 10 सेकंड आज नौबत नहीं, आखिरी दौर है। 10 सेकंड। आप नहीं रहते हैं जी, आप विषय पर नहीं रहते हैं, आप विषय से परे चले जाते हैं, इसीलिए तो ये समस्या है। अमीश भाई, परसों जो शपथ ग्रहण होगा तो वहां 13 से अधिक पीएम कैंडिडेट रहने वाले। ये अच्छा है, क्योंकि आप देखिए विषय पर रहेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, चरण सिंह साहब देखिए, चौटाला कह रहे मायावती प्रधानमंत्री बने, तो राहुल गांधी जो स्वघोषित प्रधानमंत्री थे उनका क्या होगा? 80 साल में इस प्रकार से आप कहते हैं बीजेपी की गेम ओवर हो जाएगी, कैसे होगा? मायावती तो खुद भी है रेस के अंदर, अभय चौटाला उनको रेस में लेकर आ रहे, बताइए। ओके, संबित पात्रा
सुदीन भदौरिया होल्ड मैं ऑन। कहना चाहता हूं कि 13 लोग एक साथ प्रधानमंत्री बनना चरण सिंह साहब का चाहते जवाब, हैं। चरण सिंह साहब का जवाब 30 सेकंड चरण सिंह साहब का जवाब कीजिए। मायावती भी बनना चाहती हैं, अखिलेश यादव भी बनना चाहते हैं, तेजस्वी भी बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी बनना चाहते हैं। सब नाम मत गिनाइए, हमको पता है सारे बताइए, नाम। ये सारे लोग अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा? अच्छा ये बताइए, इस देश अजय का लोग ऑन स्क्रीन। ये तो अजय आपस लोग में ही फाइनल अखाड़े में लड़ना क्वेश्चन, शुरू तेजस्वी कर यादव भी देंगे। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अब ये भी माना जाए। अजय लोग, तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं क्या? मैंने तो वही कहा ना कि ये जो विपक्ष, अरे बिल्कुल क्यों नहीं, तेजस्वी यादव, लालू यादव पहले ही से थे, वो प्रधानमंत्री बनाते थे। तेजस्वी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनाना अभी तो आप चाहते हो पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी भी दावेदार है, ठीक है, अखिलेश यादव भी दावेदार है। ठीक है सर, समय इतनी इजाजत देता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को लग रहा है कि कर्नाटक का फॉर्मूला 2019 में भी चल सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस के जो सूत्रधार हैं सरकार, इस सरकार को बनाने वाले, वो तमाम लोग बहुत अपबीट हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे वो बाकी नेता हो। फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब एकजुटता होगी, नहीं तो कहानी इनकी ओवर हो जाएगी।